हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वाणी और आज हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग की। और सावन चल रहे हैं तो हम भोले बाबा से रिलेटेड कुछ बनाएंगे भी। अब मधुबनी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ब्राइट कलर्स, बोल्ड आउटलाइंस, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स और वो पेंटिंग्स जहाँ आर्टिस्ट ने अपेरेंटली डिसाइड कर रखा है कि एक भी कॉर्नर खाली नहीं छोड़ना है। लेकिन मेरे लिए मधुबनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये पेंटिंग बनी कैसे। मतलब क्योंकि अभी जो मधुबनी हम पेपर पे, कैनवस पे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, उसका जो ओरिजिनल कैनवस था वो इसमें से कुछ भी नहीं था, घर की दीवार थी। तो आज की कहानी हमें लेके जाएगी मिथिला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मिथिला एक हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन है जो आज के बिहार के नॉर्दर्न पार्ट से लेके नेपाल के कुछ एरियाज तक फैला हुआ है। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इसी मिथिला रीजन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ की जो गांव हैं उनमें ये जनरेशन से चली आ रही है। ट्रेडिशनली इस प्रैक्टिस में विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये चीज समझनी जरूरी है कि मधुबनी डेली लाइफ और रिचुअल से कनेक्टेड थी। शादी है तो पेंटिंग हो रही है, कोई त्योहार है तो पेंट कर रहे हैं, पूजा है तब पेंट कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट धार्मिक या सोशल ओकेजन है तो घर की दीवारों को और फ्लोर को डेकोरेट किया जाएगा। तो अब आती है मधुबनी की वो स्टोरी जो मिथिला की ट्रेडिशनल मेमोरी में बहुत स्ट्रांगली प्रिजर्व्ड है। इसका कनेक्शन है रामायण से। मिथिला के राजा थे जनक और उनकी बेटी थी माँ सीता। और जब सीता मैया का विवाह श्री राम जी से हुआ तो राजा जनक ने आदेश दिया कि मेरी बेटी की शादी है, पूरा शहर सजा दो। वरण तो प्रभु राम का कर लिया है सीता माँ ने, पर शादी के जितने भी रिचुअल्स हैं वो तो सब परिवारजनों की उपस्थिति में ही होंगे ना। तो उन्होंने कहा कि जब बारात आए तो उन्हें दिखना चाहिए कि हमारी मिथिला कितनी खूबसूरत है। तो उस टाइम पे जो भी लोगों ने जो भी डेकोरेशन वहाँ पे करी थी, फ्लावर्स बनाए, देवी देवता बनाए, जो कुछ भी बनाया था उन्होंने, वही थी मधुबनी पेंटिंग, वहीं से शुरुआत हुई थी। अब एक ट्रेडिशनल मिथिला हाउस इमेजिन करो आप। दीवारों को मिट्टी और प्लास्टर से प्रिपेयर किया गया है और किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए उन वॉल्स पे पेंटिंग बनाई जा रही है। कोई कैनवस नहीं है, कोई फ्रेम्ड आर्ट वर्क नहीं है, वॉल ही उनका कैनवस है। फ्लोर पे भी रिचुअल डिजाइन्स बनाई जाती थी। फ्लोर आर्ट का अपना ट्रेडिशन था जिसमें एपन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये पेंटिंग सिर्फ घर को प्रिटी बनाने के लिए नहीं है, उनका रिचुअल कॉन्टेक्स्ट होता था। जैसे बच्चे का जन्म है, शादी है, पूजा है, कोई त्योहार है। अगर आप एक ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ घर में चल क्या रहा है, उनकी जो जो भी उनका कल्चर है। तो मधुबनी ट्रेडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है कोहबर। कोहबर पेंटिंग शादी के रिचुअल से क्लोजली एसोसिएटेड है। मैंने कोहबर देखा था दिल्ली में, एक हस्तकला म्यूजियम है वहाँ पे मैंने देखा था। वो एक पूरा रूम है, वो बना हुआ है कोहबर and बहुत खूबसूरत था। मतलब शायद उसमें एंट्री नहीं थी, छोटा सा रूम था। हाँ, तो शादी में और न्यूली मैरिड कपल के कॉन्टेक्स्ट में ये जो इमेजरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोहबर पेंटिंग में आपको लोटस मिलेगा, मेरा पसंदीदा पुष्प, बैम्बू, फिशेस, बर्ड्स और दूसरे नेचुरल मोटिव्स भी कॉमनली आपको मिलेंगे उसमें। और ये रैंडम डेकोरेशन नहीं है, इनके साथ फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और कंटिन्यूटी जैसे आइडियाज एसोसिएट किए जाते हैं। आप लोटस देखो, फिश देखो, एक तरफ तो ये पेंटिंग को विजुअली ब्यूटीफुल बनाएंगे और दूसरी तरफ ये शादी के कॉन्टेक्स्ट को कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पेपर पे बना रही हूँ तो मेरे पास है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं इसको इरेज कर सकती हूँ। पर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो सीधे ब्रश से बनाते हैं, एक बार में जो बन गया वो बन गया। तो मतलब अब जैसे आपको मधुबनी पेंटिंग में ना कोई भी पैटर्न बार बार दिखे तो ये मत देखो कि अच्छा फिश बना दी। अभी एक सेकंड रुको और सोचो कि फिश क्यों बनाई है, यहाँ पर लोटस ही क्यों बनाया। मधुबनी में इमेजरी के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है। अब एक और चीज जो मधुबनी को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाती है वो है कि खाली स्पेस नहीं मिलेगा आपको। सेंट्रल फिगर बन गया, उसके अराउंड फ्लावर्स बनेंगे, फ्लावर्स के अराउंड लीव्स बनेंगी, बीच में पंछी बन जाएंगे, साइड में एनिमल्स बना दिए जाएंगे। अगर फिर भी थोड़ी बहुत जगह बच गई तो वहाँ पर पैटर्न्स। इसीलिए इस पेंटिंग में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको सब्जेक्ट के अराउंड एक पूरा एनवायरनमेंट दिखेगा। और इसी वजह से मधुबनी को आप जितना क्लोज से देखोगे ना उतनी डिटेलिंग आपको मिलती जाएगी। मधुबनी में नेचर का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिश, पीकॉक, लोटस, ट्रीज, बैम्बू और डिफरेंट एनिमल्स, इनके मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश को फर्टिलिटी और अबंडेंस के सिंबलिज्म से एसोसिएट किया जाता है। लोटस फर्टिलिटी और ऑस्पिशियसनेस के आइडिया से कनेक्टेड मिलेगा आपको। बैम्बू ग्रोथ और कंटिन्यूटी का सिंबल है। पीकॉक लव और ब्यूटी से एसोसिएट किया जाता है। और इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल के कल्चरल मीनिंग है। आर्टिस्ट सिंबल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
अब हम बात करते हैं कलर्स की। यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो येलो के लिए हल्दी यूज़ कर लेते थे, वाइट के लिए चावल का पेस्ट या फिर चावल पाउडर, ब्लैक के लिए सूत या फिर लैम्प ब्लैक, और ब्लू के लिए इंडिगो, और रेड और ग्रीन जैसे कलर के लिए डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करते थे, जैसे प्लांट्स या फ्लावर्स। अब रेसिपीज़ जो हैं वो आर्टिस्ट और रीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती हैं। टूल्स तो बैम्बू स्टिक यूज़ करेंगे, ट्विग्स यूज़ करेंगे, ब्रशेज़ यूज़ करेंगे, जो भी हाथ से बनाया जा सकता है। पहले मैंने बड़ों को ये चीज़ करते हुए देखा था कि वो सीखों वाले झाड़ू होते हैं ना, उसकी थोड़ी-सी सीख तोड़ के और फिर उस पे रुई लपेट के वो उससे क्या कहते हैं महावर वगैरह लगाया करते थे। कभी रुई या फिर कपड़े को बैम्बू स्टिक के साथ यूज़ करके पेंटिंग टूल बनाते थे। और यहाँ पे बेसिक हैंडमेड टूल्स के साथ भी इतनी इंट्रिकेट डिटेलिंग क्रिएट की जा रही थी। मटेरियल सिंपल था, टेक्निक सिंपल नहीं थी। अब मधुबनी की स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोमेंट आता है 1934। बिहार में एक मेजर अर्थक्वेक आया था। मिथिला के बहुत सारे ट्रेडिशनल हाउस डैमेज हुए थे और डैमेज्ड वॉल्स पे जो पेंटिंग बनी हुई थी वो बाहर के लोगों ने देखनी शुरू की। जैसे इसमें एक नाम लिया जाता है विलियम जी आर्चर का, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उनको एक अर्ली ऑब्जर्वर माना जाता है जिन्होंने मिथिला पेंटिंग की फोटोग्राफ ली थी और उसको डॉक्यूमेंट किया था। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, मधुबनी 1934 में डिस्कवर नहीं हुई थी। 1934 का इम्पोर्टेंस ये है कि इस आर्ट का डॉक्यूमेंटेशन और आउटसाइड रिकॉग्निशन ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ था। आर्ट पहले से थी, अब ये एक्चुअल टर्निंग पॉइंट है। 1960s मिथिला में एक सिवियर ड्रॉट और इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था। एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाली जो फैमिलीज थी उनकी सिचुएशन हो गई थी डिफिकल्ट, और इसी बैकग्राउंड में एक सोल्यूशन सामने आया कि जो पेंटिंग हम वॉल्स पे बना रहे हैं उन्हें हम पेपर भी तो बना सकते हैं। तो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू विमेन आर्टिस्ट को ट्रेडिशनल पेंटिंग पेपर पे क्रिएट करने के लिए बोला गया। उनसे ये कहा गया कि आप पेंटिंग पेपर पे बनाओ और इनको बेचो मार्केट में। यहाँ भास्कर कुलकर्णी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मिथिला में आर्टिस्ट के साथ काम किया था और ट्रेडिशनल पेंटिंग को पेपर पे ट्रांसफर करने के लिए और फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में डेवलप करने में उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये चेंज सुनने में बहुत सिंपल है कि वॉल से पेपर पे आ गया बस, लेकिन एक्चुअली मधुबनी के लिए मैसिव चेंज था क्योंकि वॉल को आप फोल्ड नहीं कर सकते, वॉल को आप पोस्ट से नहीं बेच सकते हो, वॉल को एग्जीबिशन में पैक करके नहीं ले जा सकते, लेकिन पेपर के साथ आप फोल्ड करो, पैक करो, भेजो, सेल करो, एग्जीबिशन में लगाओ। और सडनली जो पेंटिंग जनरेशन तक एक घर की दीवारों में लिमिटेड थी ना, वो घर से बाहर गई, गांव से निकल के शहर तक, शहर से एग्जीबिशन तक, और फिर एक इंटरनेशनल ऑडियंस तक। मधुबनी का मीडियम चेंज हो गया और मीडियम के साथ साथ उसकी पॉसिबिलिटीज भी चेंज होने लगी। पेपर पे आने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आर्टिस्ट सिर्फ रिचुअल पेंट नहीं कर रहे हैं आपको, अब सामने एक पेपर है, पेपर के साथ नई पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपनी स्टोरी पेंट करो। और हमारे पास ट्रेडिशनल तो था ही कि हम राम जी सीता जी बना सकते हैं, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, लेकिन जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने सराउंडिंग को, अपनी विलेज लाइफ को, नेचर को, सोशल इवेंट्स को, पर्सनल एक्सपीरियंस को, इन सबको भी पेंटिंग का सब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और इसी प्रोसेस में कुछ आर्टिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होने लगे। और इन सब की जर्नी सेम नहीं थी और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। किसी ने रिलीजन को एक्सप्लोर किया, किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस पेंट किया, तो किसी ने सोशल सब्जेक्ट को, और किसी ने ट्रेडिशनल इमेजरी को कम्प्लीटली अपने इंडिविजुअल स्टाइल में इंटरप्रेट किया। तो मधुबनी पेपर पे आके सिर्फ वॉल पेंटिंग ऑन पेपर नहीं थी, ये बनी इंडिविजुअल आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन। और यहीं से मधुबनी की स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। पेपर पे आने के बाद मधुबनी एक जैसी नहीं रही, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की ट्रेडिशन, डिफरेंट विजुअल अप्रोचेस, डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट आर्टिस्ट की इंडिविजुअल स्टाइल। और यहीं से आती है मधुबनी की डिफरेंट स्टाइल्स और फॉर्म्स, जो कि हैं भरनी, कचनी, गोदना और तांत्रिक, और दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और ट्रेडिशंस। उनके मोटिव्स क्या हैं, उनके कलर्स कैसे दिखते हैं, कौन सी कम्युनिटी किस ट्रेडिशन से एसोसिएटेड रही, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आर्टिस्ट ने ट्रेडिशनल स्टाइल को अपने तरीके से कैसे चेंज किया। अब इसकी बात करेंगे हम पार्ट 2 में, और अपनी पेंटिंग में कलर भी हम पार्ट 2 में फिल करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। बाय बाय।